हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल संस्कृत बाबा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैनल है वो बिल्कुल ही नया है, एक दिन पहले ही इसकी शुरुआत हुई है। तो आपसे मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। और अब आगे की पढ़ाई हम शुरू करेंगे। तो आगे की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप हमारे पिछले दिन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी फर्स्ट डे वाला वीडियो 6 जून 2020 वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे सबसे पहले हमारे चैनल पर जाकर के देख लें। और आज हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो पिछले दिन हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, है ना। वर्ण के बारे में पढ़ा था, वर्ण के प्रकार को पढ़ा था कि स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, और साथ ही साथ मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं उसे, ये पढ़ा था। और पढ़ा था स्पर्श वर्ण के बारे में। तो इतना हमने पिछले दिन पढ़ लिया था और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग घोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए घोष वर्ण। तो घोष वर्ण को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि पांचों वर्गों के, तो स्टूडेंट्स पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। ये पांचों वर्ग होते हैं। तो इन पांचों वर्गों को आपने समझ लिया था। तो उसी वर्ग के आधार पर अब आप घोष वर्ण को समझिए कि कहता है पांचों वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह घोष वर्ण कहलाते हैं। मतलब ये समझिए कि पांचों वर्ग, जैसे कि अगर आप क वर्ग का उदाहरण लेते हैं तो क वर्ग में हमारा क, ख, ग, घ और अंग आता है ना। तो अब इसमें अगर हमें घोष वर्ण को पहचानना हो तो उसके लिए आप परिभाषा को याद रखेंगे कि घोष वर्ण जो होता है वो पांचों वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, है ना। तो तृतीय कौन सा होगा? तृतीय का मतलब होता है तीसरा, यानी कि यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तृतीय हो गया। और ये चतुर्थ यानी चौथा, और ये पंचम यानी पांचवा, यानी कि ये तीनों जो होगा यहाँ पे घोष वर्ण का उदाहरण हो जाएंगे, है। ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि घोष वर्ण के लिए क्या करना है, हमें तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को देखना है। ठीक उसी तरह से आप च वर्ग या फिर चलिए ट वर्ग का उदाहरण देते हैं यहाँ। तो ट वर्ग में हमारा ट, ठ, ड, ढ और न, है ना। ये ढ लिखा हुआ है, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ और न, ये हमारा ट वर्ग में आता है। तो इसमें से अगर हमें घोष वर्ण को पहचानना हो तो किसे याद रखेंगे? परिभाषा को। परिभाषा क्या कहता है घोष वर्ण का? कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, है ना। तो तृतीय इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तृतीय, यहाँ चतुर्थ और ये पंचम, यानी ये तीनों जो होंगे घोष वर्ण के उदाहरण होंगे। और ये जो होगा घोष वर्ण आपका पांचों वर्ग में हो सकता है ना। या मतलब कि त वर्ग में या फिर प वर्ग में या च वर्ग में भी, है ना। तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम को हमेशा देखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही य, र, ल, व और ह, है ना, इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा कि य, र, ल, व और ह को भी घोष वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए घोष वर्ण तो आपने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि अघोष वर्ण क्या होते हैं। तो अघोष वर्ण को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि पांचों वर्गों के, वही 5 वर्ग जो हमने पढ़ रखे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। तो पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है। देखिए घोष वर्ण में क्या था कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, है ना। तो अब इसमें क्या है कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम को छोड़ दीजिए, तो प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है। तथा
तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स को अघोष वर्ण कहा जाता है। मतलब ये कि इसमें क्या था, य, र, ल, व और ह, है ना, घोष वर्ण में। और अघोष वर्ण में तीनों स, जो तीनों स है आपका, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, और साथ ही साथ सभी वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण, उसे क्या कहेंगे, अघोष वर्ण कहेंगे। तो चलिए अब इसे भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए लेते हैं च वर्ग। अब च वर्ग में हमें अघोष वर्ण को पहचानना है, तो उसके लिए अघोष वर्ण के परिभाषा के ऊपर जाएं। परिभाषा कहता है कि प्रथम और द्वितीय वर्ण, है ना, किसी भी वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को क्या बोलेंगे, अघोष वर्ण। तो यहाँ पे हमारा च वर्ग दिया गया है, तो इसका प्रथम वर्ण कौन सा हो जाएगा, च, और द्वितीय वर्ण कौन सा हो जाएगा, छ। यानी इसमें च और छ जो होंगे अघोष वर्ण के उदाहरण होंगे। ठीक है, अघोष वर्ण के उदाहरण होंगे। अब उसी तरह से आप प वर्ग में ढूंढिए कि कौन कौन से अघोष वर्ण हैं। तो प वर्ग में प, फ, ब, भ और म आते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से अघोष वर्ण होंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, परिभाषा को याद रखना है कि प्रथम और द्वितीय वर्ण, है ना। तो प्रथम कौन सा हो जाएगा, प, और द्वितीय वर्ण कौन सा हो जाएगा, फ। ठीक है, तो इसमें प और फ जो होंगे अघोष वर्ण के उदाहरण कहलाएंगे। ठीक है, तो अघोष वर्ण आपने समझ लिया और घोष वर्ण भी आपने समझ लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो चलिए हेडिंग देते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि सभी वर्गों के, वर्ग आप लोग समझ चुके होंगे, है ना, इधर हम बता भी चुके हैं इसे कि क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग। ठीक है, एक त वर्ग इसमें छूट रहा है ना, तो त वर्ग भी समझ चुके होंगे कि त, थ, द, ध और न आएंगे त वर्ग में, है ना। तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, मतलब ये कि ये विषम संख्या का क्रम है एक तरह से। ये अल्प प्राण में विषम संख्या का क्रम लिया गया है। कौन कौन सा, प्रथम यानी पहला, तृतीय यानी तीसरा और पंचम यानी पांचवा, है ना। ये तो विषम संख्या के क्रम हुए। ठीक है, तो पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व, ये चारों आपका भी एकदम सीरीज में है, य, र, ल, व, है ना। ये सभी जो होंगे अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक, कौन कौन से, तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, साथ ही साथ य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाएंगे। तो चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, चलिए इस बार त वर्ग का उदाहरण लेते हैं। तो त वर्ग में हमारा त, थ, द, ध और न आते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से हमें ढूंढना है कि अल्प प्राण कौन कौन से हैं। तो अल्प प्राण ढूंढने के लिए सबसे पहले आप परिभाषा के ऊपर जाइए कि परिभाषा क्या कहता है। तो परिभाषा कहता है कि विषम संख्या का क्रम, है ना, यानी प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो प्रथम वर्ण कौन सा हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा त, है ना। तृतीय कौन सा हो जाएगा, द, और पंचम वर्ण कौन सा हो जाएगा, न। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हो जाएंगे त, द और न, क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि अल्प प्राण के उदाहरण के लिए इसमें त, द और न। उसी तरह से आप प वर्ग में भी ले सकते हैं या फिर च वर्ग में, ट वर्ग में, है ना। आप किसी भी वर्ग में अब ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब इसे एक और उदाहरण लेते हैं प वर्ग का। तो प वर्ग में हमारा प, फ, ब, भ और म आता है ना। तो अब इसमें से हमें अल्प प्राण को ढूंढना है, तो उसके लिए विषम संख्या वाला क्रम, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला कौन सा हो जाएगा, प, तीसरा कौन सा हो जाएगा, ब, और पांचवा कौन सा हो जाएगा, म। तो ये तीनों जो हो जाएंगे अल्प प्राण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्प प्राण समझ गए। अब महाप्राण को समझते हैं। तो चलिए हेडिंग दीजिए अब महाप्राण। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि यह चैनल बिल्कुल ही नया है ना, अभी यह इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है।
तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे भाई के साथ या बड़े भाई के साथ। बड़ा भाई तो हो सकता है आपका नहीं हो, कोई 9th-10th में, अगर छोटा भाई है तो छोटे भाई के साथ उसे शेयर कीजिए, उसे बताइए, अपने दोस्त को बताइए कि संस्कृत के क्लास का एक नया ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है, इसे ज्वाइन करें, है ना, और सब्सक्राइब भी करके रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है महाप्राण। तो चलिए अब महाप्राण की परिभाषा को समझते हैं। तो महाप्राण की परिभाषा इस प्रकार से है कि सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, यानी आप यहाँ समझिए कि अभी अल्प प्राण में आपने पढ़ा था प्रथम, तृतीय और पंचम, है ना, यानी विषम संख्या वाला क्रम था। अब इसको आप छोड़ दीजिए तो बच जाएगा द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, वो हो जाएगा महाप्राण, है ना। तो ये सम संख्या वाला क्रम हुआ। तो सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, है ना, इन सभी को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप इसे भी उदाहरण के साथ समझिए। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं क वर्ग का। तो क वर्ग में हमारा क, ख, ग, घ अंग आता है ना। अब हमसे कहा गया कि इसमें महाप्राण को ढूंढना है। तो महाप्राण को ढूंढने के लिए क्या परिभाषा को याद रखना पड़ेगा, है ना। परिभाषा के अनुसार से क्या इस बार हमें सम संख्या वाला क्रम यानी दूसरा और चौथा वर्ण को ढूंढना है। तो दूसरा वर्ण इसमें से कौन सा हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, ये, और चौथा वर्ण कौन सा हो जाएगा? घ हो जाएगा, यानी ये, मतलब कि ये दोनों जो होंगे महाप्राण के उदाहरण होंगे, है ना। तो महाप्राण भी आप समझ गए होंगे। तो इसे और उदाहरण देकर समझाते हैं। तो चलिए इस बार त वर्ग का उदाहरण लेते हैं या फिर च वर्ग का ही उदाहरण लेते हैं। तो च वर्ग में हमारा च, छ, ज, झ और य आएगा। ठीक है, तो इसमें से महाप्राण ढूंढना है। तो वही द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, है ना। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को आप यहाँ पे देखें तो द्वितीय वर्ण हो जाएगा छ और चतुर्थ वर्ण हो जाएगा झ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? महाप्राण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, है ना, इन्हें भी महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण को आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो चलिए हेडिंग देते हैं अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि य, र, ल, व, है ना, इन चारों को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। इसे आप डायरेक्टली याद कर लें कि य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है ना। अब अगला आपको पढ़ना है ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण को आप बहुत आसानी से उसे भी याद कर पाएंगे, क्योंकि ऊष्म वर्ण बस आप इससे आगे बढ़ जाइए, है ना, यानी कि व के बाद आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, है ना। तो ये चार को फिर ऊष्म वर्ण कहेंगे। तो इसे भी नोट कर लेते हैं, है ना। तो हेडिंग दे दीजिए ऊष्म वर्ण। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, है ना, इन चारों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण को आप आसानी से याद रख सकते हैं, है ना। आपको य से शुरू करना है और चार वर्णों को आपको काउंट कर लेना है। तो 4 वर्ण यहाँ से काउंट कीजिए य से, य, र, ल, व, ये चारों क्या हो जाएंगे? अंतस्थ वर्ण। और उसके बाद आगे बढ़ जाइए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, और ये 4 क्या हो जाएंगे? ऊष्म वर्ण। तो चलिए अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण को तो आपने समझ लिया। अब हमें जो लास्ट पढ़ना है वो है अयोगवाह, है ना। तो अयोगवाह को भी समझिए, काफ़ी आसान है, वो भी याद रखना। तो चलिए हेडिंग दीजिए अयोगवाह। तो अनुस्वार, है ना, अनुस्वार जानते होंगे, और विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग का भी सिंबल दे देते हैं। विसर्ग का सिंबल होता है इस तरह से, है ना, इस तरह से विसर्ग का सिंबल होता है, इसे भी दे दीजिएगा। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप अनुस्वार और विसर्ग को समझते होंगे, और अगर आप नहीं समझते हैं तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ इसे, है ना, कर देते हैं इसको मेंशन कि अनुस्वार जो होता है, आप जैसे कि कोई भी अक्षर लिखे, जैसे क लिखे, है ना, तो
तो इसके ऊपर में आप ऐसे बिंदु देते हैं तो इसे अनुस्वार कहा जाता है, ठीक। और फिर ये क से कंग हो जाता है ना, कन हो जाता है, मतलब कि इसमें नाक से भी थोड़ा सा आवाज़ आने लगता है, क कन बन जाता है, ठीक। और उसी तरह से अगर आप किसी और जैसे च के ऊपर दे दिए अनुस्वार तो ये क्या हो गया, चन हो गया, है ना। तो ये जो बिंदु है ना, इसी बिंदु को कहते हैं अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए अनुस्वार। और विसर्ग क्या होता है कि आप किसी भी अक्षर के बगल में, जैसे कि अगर यहाँ पे आपका यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे आपका क लिखा हुआ है ना, तो इसके बगल में यहाँ पे हम दो बिंदु इस तरह से देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहा जाता है इसे। और उसके बाद इसे क्या पढ़ते हैं, इसे कह पढ़ा जाता है ना, कह। और उसी तरह से अगर अ के बाद में विसर्ग दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अह। मतलब आप इस तरह से समझिए कि ये जो विसर्ग है उसका उच्चारण ह होता है ना, ह इसका उच्चारण होता है। और यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये जो हमारा सिंबल है दो बिंदु वाला, इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको नहीं याद है तो इसे भी याद कर जाइएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, है ना। मेरा पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आप इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे। तो चलिए, अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कर दीजिए और शेयर तो कीजिए ही कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। चैनल हमारा नया है, फेमस हो इसके लिए। और जैसे ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो फिर उसके बाद हम भी यहाँ से मतलब कि अपने क्लास से लाइव स्ट्रीम भी चलाना शुरू करेंगे। और तो और अभी तो खैर संस्कृत के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है और उसके बाद अदर सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।